कोरोना काल भारत में महामारी और आर्थिक मंदी के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसलिए भी याद किया जाएगा कि कई साल से लंबित विवादित विधेयकों को तुरंत फुरत में पास कर दिया गया। इन विधेयकों के लागू होने के कुछ साल बाद जब लोगों पर व्यापक असर दिखाई देगा तो संसद के 2020 के मानसून सत्र को याद करना लाजमी हो जाएगा। खासकर खेती से जुड़े 3 विधेयकों को आने वाले सालों में जरूर याद किया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इन 3 विधेयकों में, यही बताने का प्रयास आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले शुरुआत नाम से करते हैं। एक है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, जिसे अंग्रेजी में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 कहा गया है। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020, जिसे अंग्रेजी में फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 कहा गया है। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अगर सरकार की बात करें तो सरकार का दावा है कि ये तीनों बिल भारत में खेती किसानी की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। इन बिलों को किसानों की आज़ादी से जोड़ा जा रहा है। सरकार क्या कह रही है इस बारे में मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पहले कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक की बात करते हैं। सरकार का तर्क है कि किसानों को उनकी उपज को बेचने की आज़ादी होगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहां किसान और व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी खरीद व बिक्री कर सकेंगे, चाहे राज्य के भीतर हो एवं बाहर। देश के किसी भी जगह पर किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। बड़ा तर्क है कि प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां, एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स सीधे किसानों से संपर्क बनाएंगे और बिचौलिए यानी मिडिलमैन दूर हो जाएंगे। सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार की मंशा है कि कृषि क्षेत्र में मार्केट रिफॉर्म के माध्यम से खुला बाजार, जिसे ओपन मार्केट कहा जाता है और सीधी सीधी भाषा में इसे प्राइवेट सेक्टर भी कहा जाता है, को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई कृषि क्षेत्र में ओपन मार्केट की प्रणाली सही रहती है? इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अमेरिका और यूरोप में कृषि क्षेत्र के बारे में जान लेना चाहिए, जहां कई दशकों से ओपन मार्केट में किसान अपनी उपज बेचता है। लेकिन यहां के किसानों की हालत क्या है, इस बारे में कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा की बात बहुत मायने रखती है। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, एटलीस्ट मेरी समझ में तो नहीं है, जहां पर हमने देखा मार्केट रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर में किसानों का फायदा किया। अमेरिका और यूरोप में तो कई दशकों से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ओपन मार्केट ऑपरेट करती हैं। और अगर ये इतनी अच्छी होती और इतना उन्होंने मार्केट्स ने किसानों को फायदा दिया होता तो कोई कारण नहीं है कि आज रिच कंट्रीज जो है, रिच डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो कंट्रीज में एग्रीकल्चर को जीवित रखने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में या हेवी सब्सिडीज दी जा रही हैं। अगर हम अमेरिका में ही देखते हैं और यूरोप में देखते हैं, यानी हम अगर OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की आप देखते हैं हर साल की जो सब्सिडी है वो एग्रीकल्चर में वो डालते हैं, तो अभी लेटेस्ट जो है 2018 का आंकड़ा अभी हमारे सामने है, जिसमें कि $246 बिलियन की सब्सिडी दी गई है अमीर देशों द्वारा, और जिसमें यूरोप में अकेले में $100 बिलियन की सब्सिडी दी गई है, जिसमें से तकरीबन 50% जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जाती है। उसके बावजूद भी एवरेज जो वर्कआउट किया गया है एक स्टडी में,
उन्होंने बताया है कि एवरेज किसान को अमेरिका में $60,000 की सब्सिडी मिलती है साल की। ये सिर्फ एवरेज है, और इससे अधिक तो बहुत ज़्यादा हम जानते हैं वहाँ सब्सिडी मिलती है। और उसके बावजूद भी आज अमेरिका में जो किसानों के ऊपर जो बैंक्रप्सी कहते हैं हम, वो बैंक्रप्सी का जो टोटल अमाउंट देखते हैं तो वो $425 बिलियन का खड़ा है। तो सिचुएशन आज ये है अमेरिका में कि जो रूरल एरियाज में आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका जो गति है या उसका रेट है वो 45% ज्यादा है जो शहरों में आत्महत्याएं हो रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर अमेरिका में 7-8 दशकों के या 6-7 दशकों के ओपन मार्केट के बाद अगर ये क्राइसिस है कि आज मात्र 1.5% पॉपुलेशन जो है वो खेती में रह गई है, तो मुझे लगता है कि हमें इस पे दोबारा चिंतन करना चाहिए। ये भी हमें समझना चाहिए कि क्या वो मॉडल जो अमेरिका और यूरोप में फेल हो चुका है, क्या वो भारत के लिए ठीक रहेगा, या भारत के लिए उपयोगी रहेगा, या भारत के किसानों को उससे फायदा होगा। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है। मंडियां, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में अनाज मंडी या मार्केट कमेटी कहा जाता है और औपचारिक भाषा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या एपीएमसी कहा जाता है। सरकार का कहना है कि एपीएमसी बरकरार रहेंगी, लेकिन जब किसान और व्यापार इन मंडियों के बाहर खरीद या बिक्री करेगा तो फिर एपीएमसी क्या करेंगे। खैर, बिहार में एपीएमसी खत्म कर दी गई और किसानों से कहा गया कि वे जहां चाहते हैं वहां अपना उत्पाद बेच सकते हैं। लगभग 14 साल बीत चुके हैं। क्या बिहार के किसान समृद्ध हो गए? बिहार में 2006 में मुझे याद है अभी तक इतनी एक्साइटमेंट थी हमारे देश के इकोनॉमिस्ट द्वारा कि ये कहा जा रहा था कि सब अब जो है बिहार विल बी द हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये भी कहा गया कि पंजाब अब भूल जाएंगे आप, अब आप बिहार जो है वो देश का एक नया मॉडल इख्तियार करेगा, जिसमें कि एपीएमसी की मंडियां हटा दी, उन्होंने उठा के फेंक दी। और उनका ये कहना था कि भाई इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, पब्लिक सेक्टर की तो बिल्कुल हट जाएगा या कमी हो जाएगी उसकी, और प्राइवेट मंडियां आएंगी, उससे प्राइस डिस्कवरी होगी। ये एक टर्म इकोनॉमिस्ट अक्सर कोट करते हैं। प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये है कि ज्यादा प्राइस किसान को मिल पाएगा। 14 साल तो हो गए। अगर आपको लगता है कि बिहार एक रोल मॉडल है देश के लिए, तो आप ही जानते होंगे, हमें तो नहीं मालूम इस बात का। और ये कौन से वो इकोनॉमिस्ट जो हैं जिन्होंने उस चीज को प्रमोट किया था, वो आज कहाँ है? क्यों नहीं उसकी बात करते कि बिहार एक ऐसा मॉडल है देश के लिए जिसको कि रोल मॉडल मान के चलना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि अगर बिहार जो कि बीमारू स्टेट्स के टॉप पे आता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बिहार से अभी भी जो आउट माइग्रेशन हो रही है, या हमने जो रिवर्स माइग्रेशन में जो करोड़ों लोगों को वापस जाते देखा, उसमें अधिकतर बिहार में गए थे। तो अगर खेती उनकी इस 14 साल में संपन्न होगी होती, या खेती में किसानों को ज्यादा पैसा मिला होता, आमदनी उनकी बढ़ जाती, तो मुझे बताइए कि खेती से निकलकर आदमी क्यों रिक्शा चलाने शहर में आएगा। और अभी भी हम देखते हैं कि बिहार और ईस्टर्न यूपी से पंजाब जैसे प्रदेश में लाखों में किसान मजदूर जो हैं वहाँ के, वो पंजाब में आकर खेती मजदूर का काम करते हैं। और ये क्यों हो रहा है? कभी आपने देखा कि पंजाब का किसान बिहार में जाके मजदूरी कर रहा हो? कहने का मतलब है कि अगर वो सिस्टम पंजाब के बराबर होता, तो मेरा मानना है कि या पंजाब के फॉलो करता उस मंडी नेटवर्क को जिस तरीके से हमें चाहिए, वो अगर मंडी नेटवर्क को अडॉप्ट करता और किसानों को एमएसपी देता, हायर प्राइस मिल जाता किसानों को, तो मेरा मानना है कि आज बिहार का किसान भी पंजाब के साथ एक कंपटीशन में होता। अब दूसरे विधेयक के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। यह विधेयक देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगा। सरकार का तर्क है कि इस कानून के तहत बुआई से पहले ही किसान और व्यापारी के बीच करार होगा, जिसमें उपज के दाम निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं। किसान तो ये कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सड़कों पे किसान हैं, उनका ये कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, कंपनियों के अधीन वो जब हो जाएंगे, तो बेसिकली वो कंपनी के गुलाम हो जाएंगे और उसी की ज़मीन पर, अपनी ही ज़मीन पर वो मजदूर हो जाएंगे। ये किसानों का कहना है और इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, ये हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम एक चीज़
फोकस करें उसके ऊपर कि भाई किसान को जो कहा जा रहा है कि भाई 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप खेती का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि एडवांस में आप देख सकते हैं कि आपको इनकम कितनी मिलेगी, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इनकम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम मिलती है तो मुझे बताइए क्या हमने किसान का फायदा किया? तो मुझे लगता है कि जो उसमें एक क्लॉज ये भी होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी की टर्म्स पे करेंगे, यानी एमएसपी से नीचे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो असली जो है किसान के हाथ में अगर इनकम जाएगी तो वैसे ही जाएगी। दूसरी बात है कि हमारे देश में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया है। मैंने बहुत सालों से कहा है कि अगर दूध में हम कोऑपरेटिव्स का सिस्टम लेके आ सकते हैं जो कि इतना इफेक्टिव रहा है, तो क्यों नहीं हम फूड ग्रेन्स में या वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में भी हम एक कोऑपरेटिव सिस्टम लेके आए। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह कानून बनने के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया जाएगा। इन उत्पादों को संग्रह मतलब जमा करने की सीमा हटा दी जाएगी। हालांकि इन उत्पादों पर 50% से अधिक मूल्य वृद्धि होने पर जमा करने की सीमा तय की जा सकती है, लेकिन यह अपवाद की स्थिति में होगा। नया आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होने के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि पर होल्डिंग बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आशंका है कि बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े गोदाम, कोल्ड स्टोर बना सकते हैं, वे इन चीज़ों को जमा कर सकते हैं और जब इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी तो मनमानी कीमत पर उसे बेच देंगे। पर किसान को भी क्या इससे फायदा होगा? कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा यहाँ कुछ अलग राय रखते हैं। मैंने मदर इंडिया फिल्म देखी थी जो आइकॉनिक फिल्म है, तो मुझे याद है कि उसमें कन्हैया लाल जी का एक रोल था साहूकार का। और मैंने मदर इंडिया के बाद मेरे मेरे जहन में एक इम्प्रेशन जो है वो ये कैरी करता हूँ कि इस कन्हैया लाल जी थे वो मदर इंडिया के एक फिल्म के एक्चुअल विलन थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो दूरदर्शी थे। विलन तो मैं शायद उस जमाने में कह रहा था, लेकिन वो तो दूरदर्शी थे। अब तो हमने हमने जो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अपर लिमिट खत्म कर दी है, स्टॉक लिमिट खत्म कर दी है, तो मुझे बताइए कन्हैया लाल का क्या कसूर था उस समय? उसने भी तो यही किया था, वो भी तो होर्डिंग ही कर रहा था। तो अगर होर्डिंग उस समय लेजिटिमाइज होती तो शायद हम उसको विलेन नहीं मानते, हम उसको एक फ्यूचर जो ग्रोथ होनी चाहिए या फ्यूचर का इकोनॉमी का रास्ता होना चाहिए, शायद हम उसको एक हार्बिंगर मानते। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि ये क्या कारण है कि जो हम सदियों से जो हम जानते थे वो आज इकोनॉमिक ग्रोथ का वो रास्ता बन गया है। अब अमेरिका में 50 साल हो चुके हैं वॉलमार्ट को। वॉलमार्ट के आने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि किसानों की आय बढ़ी है, तो मैंने आपके सामने शुरुआत में ही कहा था कि आज अमेरिका के किसानों के ऊपर $425 बिलियन की बैंकरप्सी खड़ी है। तो अगर ये उससे ज्यादा कीमत किसान को देते जो उसको जो हमें बताया जा रहा है या जो किसानों को अभी मिल रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका का किसान इतने क्राइसिस से नहीं गुजर रहा होता। और अगर हम सोचें कि भारत में वो कंपनियों का हृदय परिवर्तन हो चुका है या कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है कि भाई अब उनको लगता है कि हमने अपनी बेनेवोलेंस दिखानी है किसानों के लिए, तो कोई मिरेकल ही हो सकता है। मेरे साथ को मुझे नजर नहीं आता। लेकिन आने वाले दिनों में जब आप होर्डिंग को इस तरीके लीगलाइज कर देते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसानों को तो जो भुगतना पड़ेगा वो तो भुगतेंगे ही, क्योंकि उनको तो कीमत, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब एक एसिमेट्री हो जाती है कि एक बड़ा प्लेयर होता है और एक छोटे किसान को वो कभी दाम जो है उसका हक का नहीं देता, ये हिस्ट्री बताती है हमें। और अगर कंज्यूमर्स को अब आने वाले सालों में अगर महंगाई बढ़ती है तो कृपया अब किसी और को दोष ना दीजिए। आप ये जान लीजिए कि हमने होर्डिंग के ऊपर जो भी हमारे प्रावधान थे वो हटा दिए, डीरेगुलेट कर दी है होर्डिंग। तो ये कहने का कि ये नैरेटिव तो हम हर बार देखते हैं, हम जानते हैं कि ट्रेड अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं देती है, ट्रेड पास कर देती है किसानों के ऊपर या मौसम के ऊपर। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये जो अभी सिचुएशन हमारे सामने बनी है क्या ये आगे जाके कंज्यूमर्स को फायदा देगी। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं जिसकी चर्चा शायद देश में नहीं हो रही है कि 2005 में भी हमने एपीएमसी एक्ट में एक अमेंडमेंट लेकर आए थे और उसके तहत हमने बड़ी कंपनियों को सरकार ने अलाउ किया था कि वो जाके डायरेक्टली किसान से खरीदें। और उसको इनका ये कहना था कि हम मंडी टैक्स हटा देंगे। तो कंपनियों ने जाके, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जाके, एडीएम ने और हिंदुस्तान लीवर ने या मतलब इवन ऑस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड भी, मुझे याद है अभी तक,
जिन्होंने जाके खूब मात्रा में गेहूं खरीदा। अगर अगर मंडी का टैक्स 4% था तो उन्होंने 2% टैक्स किसानों को भी दे दिया उनके घर से जब उनके फार्म से खरीदा गया। और हुआ ये कि उस इतना उन्होंने प्रोक्योरमेंट कर लिया प्राइवेट कंपनीज ने कि उसके बाद जब सरकार को पीडीएस की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ी तो और इनसे पूछा गया कंपनियों से कि अपना स्टॉक लिमिट क्या है बताइए, तो किसी ने भी वो नहीं बताया। और इसके करके मुझे याद है कि उस टाइम की सरकार ने इंपोर्ट किया था 5 मिलियन टन ऑफ व्हीट, जो कि हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ी इंपोर्ट थी। और 5 मिलियन टन ऑफ व्हीट जो इंपोर्ट हुआ था वो डबल दी प्राइस जो हमने किसानों को यहाँ दी थी उससे दुगने प्राइस पर इंपोर्ट हुआ था। उस समय वो बहुत कंट्रोवर्सी उस पर खड़ी हुई थी। और मुझे याद है कि भाजपा सरकार ने उस समय डिमांड, भाजपा सरकार नहीं थी उस समय, भाजपा ऑपोजिशन में थी, भाजपा ने उस समय डिमांड किया था कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी भी जो हमने जो ये प्रावधान है स्टॉक लिमिट्स के, अभी भी उसमें हमने ये उसमें कर दिया है कि भाई अब आपको नहीं पता चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है। तो अब आप देख लीजिए कि भाई जब आपकी कैपेसिटी बड़े बड़े प्लेयर्स की जब उतनी बढ़ जाएगी कि वो स्टॉक लिमिट्स को उन्हें डर नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट शायद किसानों को भी और कंज्यूमर्स को भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये है 3 विधेयक जिनके विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार के पास एक ही तर्क है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। चूंकि यह लड़ाई बहुत हद तक एमएसपी पर फोकस हो चुकी है, तो किसान संगठन अब इस बात पर आमादा हैं कि सरकार बेशक किसानों से कहे कि यह अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार कानून में यह बात भी शामिल कर दे कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम कीमत पर कृषि उपज नहीं खरीदेगा। बहरहाल अभी सरकार इस मूड में नहीं दिखती कि तीनों विधेयकों में किसी भी तरह का बदलाव करे, और किसान संगठन भी अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। कौन पीछे हटेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर यह विधेयक लागू हो गए तो किसान और आम उपभोक्ताओं की बजाय कॉरपोरेट को इसका फायदा अधिक मिलेगा।